अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे से बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे। जी स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर फातिमा है और मैं आपको वर्ड टू वर्ड लर्निंग करवा रही हूँ। इसमें हमने जब चैप्टर नंबर 3 द सेल को स्टार्ट कर लिया था, हमने चैप्टर नंबर 3 द सेल को कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपको इसकी एक्सरसाइज करवाऊँगी। इस एक्सरसाइज में मैं आपको बताऊँगी कि अगर आप, मेरा मकसद आपको वर्ड टू वर्ड लर्निंग करवाने का ये है कि जब आप पूरे चैप्टर की वर्ड टू वर्ड लर्निंग कर लें तो एंड पे एमसीक्यू आप खुद ब खुद सोल्व करना शुरू कर दें। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सब कुछ आप खुद ब खुद सोल्व करना शुरू कर दें, क्योंकि अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा, एक एक लाइन अच्छे से पढ़ी होगी, तो आपसे एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन खुद ब खुद सोल्व होना शुरू हो जाएंगे। देखें, अब मैं आपको बताऊंगी कि सारे एमसीक्यू चैप्टर के अंदर से आए, कोई एक एमसीक्यू भी ऐसा नहीं है जो बाहर से आया हो। ठीक है, ये देखें, जिस तरह उन्होंने पहला एमसीक्यू दिया हुआ है, द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन अकर्स इन। सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस कहाँ पे होता है, हम पीछे पढ़ चुके हैं। कहाँ पे होता है सेलुलर रेस्पिरेशन का, क्या मकसद होता है, ग्लूकोज को तोड़ के एटीपी बनाना। ये देखें, ये माइटोकॉन्ड्रिया में हमने अच्छे से पढ़ा, डिटेल से पढ़ा। ये देखिए, मैं आपको बुक से दिखाऊंगी एक एक लाइन के कहाँ पे हमने कौन सी चीज़ पढ़ी थी। ठीक है, ये देखें, लिखा हुआ है सेलुलर रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है ना, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये देखिए, लिखा हुआ, दे परफॉर्म द रिएक्शन ऑफ एरोबिक रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज यूज टू ब्रेक द ग्लूकोज टू रिलीज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये माइटोकॉन्ड्रिया का करते हैं, परफॉर्म करते हैं। क्या परफॉर्म करते हैं, क्या कौन सा रिएक्शन अदा करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन का, रेस्पिरेशन का प्रोसेस। और इस प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन को इस्तेमाल किया जाता है और ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज को तोड़ते हैं और फिर हम एनर्जी निकालते हैं एटीपी की सूरत में। ठीक है, तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस कहाँ पे हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ। बात समझ आ गई। इसके अलावा उन्होंने अगला एमसीक्यू हम सोल्व करते हैं। उन्होंने कहा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ना, इस प्राइमरीली इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ। इसका क्या रोल होता है, किस चीज़ को इसने बनाना होता है। आपको याद हो, आपने डिम्टल पढ़ा था, मैंने आपको निमोनिक बना के दी थी। ठीक है, डिम्टल में हमने पढ़ा था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या क्या फंक्शन होते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन करना, मसल की कॉन्ट्रैक्शन करना, ट्रांसपोर्ट करना, लिपिड मेटाबॉलिज्म करना। तो ये लिपिड की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, लिपिड की, ना प्रोटीन, ना कार्बोहाइड्रेट, ना न्यूक्लिक एसिड। स्मूथ की बात कर रहे हैं, अगर रफ की बात करते हैं ना तो फिर प्रोटीन आंसर होता है। ठीक है, ये देखें, अगर मैं आपको दिखाऊं तो बुक में बाकायदा लिखा हुआ है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, लिपिड मेटाबॉलिज्म करता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है चीज़ों को बनाना या चीज़ों को तोड़ना। मेटाबॉलिज्म में दो चीज़ आती हैं, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। ये एंजाइम वाले चैप्टर में हम डिटेल से इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मेटाबॉलिज्म में केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसमें चीज़ें बनती हैं या टूटती हैं। एनाबॉलिज्म जिसमें बनती हैं, कैटाबॉलिज्म जिसमें टूटती हैं। तो लिपिड बेशक बन रहा है, टूट रहा है, वो कहाँ पे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में काम होना है। तो वही उन्होंने हमसे बात की हुई थी कि कहाँ पे लिपिड की सिंथेसिस होती है, वो हमने बता दिया। ठीक है, अब वो कहते हैं कि राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ। राइबोसोम किस चीज़ पे मुश्तमिल होते हैं, आरएनए एंड प्रोटीन पे। ये भी बुक की लाइन है, एक एक एमसीक्यू जो है ना वो बुक की लाइन है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो उन्होंने आउट ऑफ बुक दी हो। मैं आपको बार बार कह रही हूँ। देखें, अगर आपने वर्ड टू वर्ड लर्निंग की है तो आपको एक एक चीज़ आती होगी। देखें, राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए। और आरएनए भी राइबोसोमल आरएनए, क्योंकि आरएनए भी 3 तरह के होते हैं, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोम है तो राइबोसोमल आरएनए होगा। ठीक है, और प्रोटीन, ये दो ही चीज़ें बना रही होती है, दोनों इक्वल अमाउंट में 50-50% है। ये राइबोसोम की हमने बात कर ली। ठीक है, इसी तरीके से आप मुझे कोई एक एमसीक्यू दिखा दें, बेशक बोर्ड में भी, जो आउट ऑफ बुक आया हो, जो वर्ड टू वर्ड लर्निंग हमने की है और हमने मिस कर दी हो, ऐसे हो ही नहीं सकता। ठीक है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ राइबोसोम। कहते हैं राइबोसोम का क्या फंक्शन है, सिंपल बात है, प्रोटीन सिंथेसिस करना, प्रोटीन बनाना। राइबोसोम है ही प्रोटीन की फैक्ट्रीज, प्रोटीन बनाने की। ये भी बुक में लिखा हुआ है। देखें, मुझे बार बार पीछे जाके निकालना पड़ता है टॉपिक, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि जो हमने बुक में पढ़ा वही आया हुआ है। देखें, राइबोसोम्स के साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाना, इनका फंक्शन प्रोटीन तैयार करना है। ठीक हो गया। अच्छा, अगला उन्होंने एमसीक्यू पूछा हुआ है, विच सेल ऑर्गेनेली इज़ इन्वॉल्व इन पैकेजिंग एंड मॉडिफाइंग प्रोटीन। पैकिंग करना और प्रोटीन को मॉडिफाई करना, ये गोल्जी एपैरेटस का काम है। हमने पढ़ा गोल्जी एपैरेटस वो सेल की मशीनरी है जिसने पैकिंग करनी है। ठीक है, और जो प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन के आ रही है उसको मॉडिफाई करना है, उसमें कार्बोहाइड्रेट ऐड कर देना, उसमें लिपिड ऐड कर देना है। बिल्कुल, ये बात भी गोल्जी एपैरेटस में हमने पढ़ी थी। ये देखें, इट मॉडिफाइज द प्रोटीन कमिंग फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड पैक देम इनटू। और पैकिंग करना और मॉडिफिकेशन करना। ठीक है, ये देखें, पैकिंग करना और मॉडिफिकेशन करना, ये दो काम है रफ एंडोप्लाज्मिक, ये गोल्जी एपैरेटस के थे, वो इन्होंने पूछे हुए। अगला उन्होंने पूछा है, विच सेल ऑर्गेनेली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल किसने ब्रेक डाउन करना है, आपने लाइसोसोम में पढ़ा हुआ है। लाइसोसोम के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसे खूबसूरत इंजाइम रखे हुए हैं, बड़े ख़तरनाक इंजाइम रखे हुए हैं, जो क्या करते हैं, सब कुछ डाइजेस्ट कर देते हैं, सब पूरा वेस्ट मटेरियल ब्रेक डाउन करके रख देते हैं। ये देखें,
लाइसोसोम्स जो होते हैं इनके अंदर इंजाइम्स होते हैं फॉर ब्रेकिंग सेलुलर वेस्ट को ब्रेक डाउन करने के लिए। तो वही उन्होंने पूछा हुआ था। तो वो ये देखें, वेस्ट मटेरियल को ब्रेक डाउन करने के लिए एंजाइम कहाँ पे मौजूद है? लाइसोसोम के अंदर मौजूद है। ठीक हो गया, ये आंसर इसका हो गया। इसके अलावा उन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द सेल शेप। सेल की शेप को मेंटेन करने में किसका किरदार है? आपकी शेप को मेंटेन करने में आपके स्केलेटन का, और सेल के साइटोमिन सेल, स्केलेटन स्केलेटन। तो सेल के स्केलेटन, साइटोस्केलेटन का किरदार होता है सेल की शेप को मेंटेन करने में। ये भी बात हमने साइटोस्केलेटन वाले टॉपिक में पढ़ी। ठीक है, हाँ, एक एक चीज़ उन्होंने बुक के अंदर से उठा के दी हुई है। ठीक है, अगर ये देखें, साइटोस्केलेटन ने क्या करना है? सेल की शेप को मेंटेन करना है। इट मेंटेन द सेल शेप। ये देखें, सेल की शेप को मेंटेन करना है। सही हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद वो कहते हैं कि विच ऑर्गेनेली विच स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइबोसोम असेंबली। राइबोसोम की असेंबली हमने पढ़ा था न्यूक्लियोलस में होती है। ये देखें, ये भी बात हमने न्यूक्लियस में डिटेल में मैंने आपको जब टॉपिक पढ़ाया, इसलिए मैं कहती हूँ आपने वर्ड टू वर्ड लर्निंग की होगी तो कोई चीज़ आपकी मिस नहीं होगी। ये देखें, न्यूक्लियस में हमने पढ़ा ये न्यूक्लियोलस है, ये मिस हो रहा है कैमरे से। ये देखें, ये न्यूक्लियोलस है, और न्यूक्लियोलस में क्या है? राइबोसोम्स असेंबल्ड। राइबोसोम्स की असेंबली न्यूक्लियोलस में होती है। वही बात उन्होंने आगे पूछी हुई है एमसीक्यू में। ठीक हो गया। उसके बाद वो कहते हैं कि व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियर पोर थे उनका क्या मकसद था? ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल को अंदर बाहर साइटोप्लाज्म के ट्रांसपोर्ट करना। ये देखें, वही बात बिल्कुल सेम टू सेम बुक में लिखी हुई है। न्यूक्लियर पोर्स का, ये देखें, न्यूक्लियर पोर्स का क्या फंक्शन है? ये सेमी परमिएबल एंड स्मॉल पोर्स कॉल्ड न्यूक्लियर पोर्स। ठीक है, न्यूक्लियर पोर्स ने क्या करना होता है? ये देखें, उन्होंने लिखा हुआ है इट इज़ सेमी परमिएबल है। ठीक है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर ये सेमी एंड हैज़ मैनी स्मॉल पोर कॉल्ड न्यूक्लियर पोर। ये देखें, न्यूक्लियर पोर्स, ये मैंने जब आपको अपना लेक्चर समझाया था तो मैंने डिटेल में आपको बताया था। ये देखिए, उन्होंने न्यूक्लियर पोर बनाए हुए हैं ये वाले। ठीक है, इनका क्या मकसद होता है? न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म है ना, तो साइटोप्लाज्म के दरमियान में ट्रांसपोर्ट करना मटीरियल का। ये मैंने आपको अपने लेक्चर में डिटेल में बताई थी ये बात। ठीक है, तो न्यूक्लियर पोर का ये फंक्शन है ट्रांसपोर्ट करने में मटीरियल को। ठीक हो गया। उसके बाद वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर स्ट्रक्चर इज़ फाउंड इन एनिमल सेल एंड हेल्प इन सेल डिवीजन। सेंट्रियोल प्लांट सेल के अंदर नहीं होता, सिर्फ एनिमल सेल के अंदर होता है, और इसका मकसद सेल डिवीजन होता है। बिल्कुल सही बात है। ये देखिए, मैंने आपको जब सेंट्रियोल पढ़ाया तो हमने ये बात पढ़ी। ये देखिए, मैं आपको वो टॉपिक निकाल के देती हूँ। ये सेंट्रियोल्स जो होते हैं इनका क्या मकसद होता है? ये देखें, ये एनिमल सेल में पाए जाते हैं और ये प्लांट सेल के अंदर एब्सेंट होते हैं, प्लांट सेल के अंदर मौजूद नहीं होते। ठीक है, और इनका मकसद क्या है? सेलुलर डिवीजन करना। ये देखिए लिखा हुआ, एनिमल सेल्स हैव सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स ने स्पिंडल फाइबर बनाने होते हैं, और दिस इंश्योर्स द एक्यूरेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। इन्होंने सेल डिवीजन में अपना रोल प्ले करना होता है। सेल डिवीजन में इन्होंने इस बात को यकीनी दिलाना है कि क्रोमोसोम की एक्यूरेट डिस्ट्रीब्यूशन हो। जितने क्रोमोसोम इस साइड पे जा रहे हैं उतने क्रोमोसोम इस साइड पे जाएँ। ये जब हमने चैप्टर पढ़ा तो हमने डिटेल में इस बात को पढ़ा था। ठीक है, तो सेल डिवीजन में सेंट्रियोल्स का किरदार है। ये भी उन्होंने बुक के अंदर से ली हुई है, चैप्टर के अंदर से बात ली हुई है। ठीक हो गया। उसके अलावा वो कहता है विच सब सेलुलर ऑर्गेनेली प्लेज अ क्रूशियल रोल इन एनर्जी प्रोडक्शन विद इन द सेल। आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है। एनर्जी प्रोडक्शन हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं, ये भी हमने अंदर पढ़ा। इन अ मल्टी सेलुलर प्लांट विच सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज कौन बनाता है प्लांट सेल के अंदर? मीजोफिल बनाते हैं। आपको पता है मीजोफिल सेल ही तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। ये देखें, ये इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है डिटेल में, मीजोफिल सेल्स जो होते हैं इन्होंने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करना है। और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है? फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू मेक। लाइट की मौजूदगी में बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है? ग्लूकोज को बनाया जाता है, खाने को बनाया जाता है, फूड को बनाया जाता है। सही हो गया, ये उन्होंने पूछा हुआ है। अगला उन्होंने कहा है विच ऑर्गेनेली कैन डबल इट्स नंबर बाय इट्स सेल्फ। खुद ब खुद उसने अपना नंबर डबल कर लेना है। दो ही ऑर्गेनेली हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट है। तो इधर माइटोकॉन्ड्रिया उन्होंने दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है। वो ऑर्गेनेली जिसके पास अपना डीएनए होगा वो अपने आप को आराम से डबल कर सकती है। उसको किसी और के मोहताजगी की ज़रूरत नहीं है। तो माइटोकॉन्ड्रिया खुद अपने आप को डबल कर सकता है, क्लोरोप्लास्ट अपने आप को डबल कर सकता है। ठीक है, ये दो बातें आपने याद रखनी है। माइटोकॉन्ड्रिया अगर क्लोरोप्लास्ट होता तो हम क्लोरोप्लास्ट पे टिक करते, लेकिन वो नहीं है। ठीक हो गया, दोनों ऐसी ऑर्गेनेलीज हैं जो अपने आप को खुद ब खुद डबल कर लेती हैं। ठीक है, विच ऑफ दीज आर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको पता है रफ है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों रफ है? इनको रफ इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनको इसलिए तो स्मूथ कहते हैं क्योंकि उनके ऊपर कुछ नहीं है, उनके ऊपर कोई राइबोसोम नहीं है। ये देखें, यही तो बात उन्होंने की हुई है। ये देखें,
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में न्यूमरस राइबोसोम्स आर अटैच्ड ऑन इट्स सरफेस। राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं काफ़ी ज़्यादा ये देखिए मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाए थे। ठीक हो गया। तो ये इस तरह हमने अपने सारे एमसीक्यू सॉल्व कर लिए। उम्मीद है कि आपको समझ आगे होगी और आपको यकीन हो गया होगा कि कोई भी चीज़ आउट ऑफ बुक नहीं आती, वर्ड टू वर्ड लर्निंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, अब शॉर्ट आंसर हम पढ़ लेते हैं। वो कहते हैं व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन क्या है आपने पढ़े हैं। ये देखिए, ये सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, जिसने सेल को बाहर से कवर किया हुआ है। ये मतलब जी स्टूडेंट्स, ये देखिए मैंने आपके लिए सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन लिख दिए। ये ना बुक में इतने अच्छे नहीं लिखे हुए थे, तो मैंने आपको लहदा से पॉइंट बना के लिख दिए हैं। नंबर 1, इन्होंने क्या करना है, ये देखें ये सेल है। ठीक है। तो ये सेल के सबसे बाहर की तरफ कवरिंग होती है एनिमल सेल के अंदर, उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। लेकिन प्लांट सेल के अंदर आपको पता है इसके बाहर सेल वॉल भी होती है। तो सेल मेम्ब्रेन का क्या मकसद होता है, कंट्रोल द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस। इसने सब्सटेंसेस को एंट्री और उनकी एग्जिट को कंट्रोल करना है। क्यों? क्योंकि हम पहले टॉपिक में पढ़ चुके हैं सेल मेम्ब्रेन वाले में, ये सेमी परमेबल होती है। कुछ चीज़ों को अंदर आने देती है, कुछ को नहीं। जो चीज़ें सेल के लिए ज़रूरी है वो अंदर आ जाएंगी, जो नहीं ज़रूरी वो नहीं आ सकती। दूसरा, इसने सेल की शेप को मेंटेन करना है सेल मेम्ब्रेन ने, सही है। तीसरा, इसने प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है। जाहिर सी बात है, बाहर की तरफ पूरी कवरिंग है तो अंदर की जो सारी चीज़ें हैं उनको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। प्रोटेक्शन मतलब उनकी हिफाजत कर रही है। चौथा, प्रोवाइड्स कम्युनिकेशन विद अदर सेल्स। इसने दूसरे सेल्स के साथ कम्युनिकेशन भी प्रोवाइड करनी होती है। कुछ सिग्नल्स इसने ना सेल मेम्ब्रेन ने प्रोड्यूस करने होते हैं, उसके ज़रिए से इसने एक सेल की दूसरे सेल के साथ जो कम्युनिकेशन होता है, जो राब्ता होता है, उसको कायम रखना होता है। ये सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन हो गए। ये हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। फिर अगला उन्होंने शॉर्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, व्हाट की रोल्स डज द गोल्जी अपरेटस प्ले इन यूक्रियोटिक सेल। यूक्रियोटिक सेल में गोल्जी अपरेटस के क्या काम है, 2 काम है गोल्जी अपरेटस के, 2 नहीं बल्कि 3 काम है। क्या? ये देखें, ये हमने इस टॉपिक में पढ़ा। ठीक है। ये गोल्जी अपरेटस वाला टॉपिक कहाँ चला गया, ये रहा। इसमें नंबर 1, इसने प्रोटीन जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रही है उसको मॉडिफाई करना है, पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन, पैकिंग करनी है उसी प्रोटीन की छोटे छोटे पैकेट्स की सूरत में, छोटे छोटे सैक्स की सूरत में, जो मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, मेम्ब्रेन से बाउंड है ना, उनको गोल्जी वेसिकल्स कहते हैं। दूसरा काम इसने ये करना है। ठीक। और वो जो सैक्स हैं वो या सेल अपने पास रख ले या अपने अंदर से बाहर भेज दे। या आपने पढ़ा हुआ है गोल्जी अपरेटस के टॉपिक में, हमने इसको क्लियर किया हुआ है। तीसरा इसका फंक्शन क्या है, देखो, लाइसोसोम बर्ड ऑफ फ्रॉम द गोल्जी अपरेटस। जो लाइसोसोम्स होते हैं वो भी तो गोल्जी अपरेटस से निकलते हैं ना, और लाइसोसोम का आगे आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। तो तीसरा फंक्शन गोल्जी अपरेटस का क्या है, लाइसोसोम बनाना। तो ये 3 फंक्शन, आपने तीसरा फंक्शन भी ये लिखना है, लाइसोसोम बर्ड ऑफ फ्रॉम द गोल्जी अपरेटस। ठीक है। तो इस तरीके से 3 फंक्शन गोल्जी अपरेटस के हो जाएंगे। उसके अलावा वो कहते हैं कि हाउ डू लाइसोसोम कंट्रीब्यूट टू सेल फंक्शनिंग। लाइसोसोम कैसे काम कर रहे होते हैं, कैसे अपना किरदार अदा कर रहे हैं सेल के काम, सेल के फंक्शनिंग में, सेल के काम करने में। ये तो आपको पता ही है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। यही बात आपने लिख देनी है कि लाइसोसोम के अंदर क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं, और वो एंजाइम क्या करते हैं, वो सेल के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको ब्रेक डाउन करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इसने अपनी जो डैमेज्ड ऑर्गेनेली है उनको इनगल्फ कर लेना है, ये हम पढ़ चुके हैं। जो सेल के अंदर ऑर्गेनेली डैमेज हो जाती है, ख़राब हो जाती है, अपने अंदर उसको खा लेते हैं, उसका फ़ायदा तो कोई होता नहीं उस ऑर्गेनेली का। ठीक है। और तीसरा, लाइसोसोम जो होते हैं सर्टेन मॉलिक्यूल को भी अपने अंदर स्टोर करते हैं ताकि बाद में उनको यूज़ कर लिया जाए। ठीक है। तो ये लाइसोसोम के इतने इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गए। इसी तरीके से आपने इनको लिख देना है। फिर उन्होंने लिखा हुआ है, मतलब अगर आपने हर टॉपिक अच्छे से किया होगा ना, जो मैं आपको बार बार कहती हूँ, तो ये सारे क्वेश्चन खुद ब खुद आपसे सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। वो कहते हैं कौन सी ऑर्गेनेली जो डिटॉक्सिफाई करती है हार्मफुल सब्सटेंसेस को और उनको ब्रेक डाउन करती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसका फंक्शन हमने डिम्टल पढ़ा ना, डिम्टल में डी से डिटॉक्सिफिकेशन बनता था और एल से लिपिड मेटाबॉलिज्म था, मतलब लिपिड को बनाना, लिपिड को तोड़ना। ये देखें, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उन्होंने लिखा भी हुआ है, डिटॉक्सिफाई करना, ठीक है, और लिपिड मेटाबॉलिज्म में अपना रोल प्ले करना। ये 2 फंक्शन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। तो आंसर उसका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ। ठीक है। उन्होंने उस ऑर्गेनेली का नाम पूछा जो काम कर रही है, तो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहा है, सही हो गया। उसके बाद वो कहता है कि व्हाट इज़ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिस्पॉन्सिबल फॉर, वही काम अभी जो मैंने आपको बताया डिम्टल वाले, डी से डिटॉक्सिफिकेशन, एम से मसल कॉन्ट्रैक्शन, टी से ट्रांसपोर्ट, एल से लिपिड। ये हमने सब कुछ डिटेल में पढ़ा टॉपिक में, वो चीज़ आपने लिख देनी है। ठीक है। वो कहते हैं हाउ डू वैक्यूल इन प्लांट सेल डिफर फ्रॉम द वैक्यूल इन एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल के वैक्यूल में क्या फ़र्क है। देखिए मैंने आपको ये भी साइड पे लिख दिया है। आपको पता है प्लांट सेल जो होता है ना, उसके अंदर एक बहुत ऐसे प्लांट सेल होते हैं, ठीक है, इसके पास एक बहुत बड़ा वैक्यूल होता है, ऐसे करके सारा वैक्यूल है, और ये न्यूक्लियस बेचारा साइड पे पुश हुआ है, ये सारा वैक्यूल है। ठीक है। तो वो कहते हैं प्लांट सेल का ना जो वैक्यूल होता है बहुत बड़ा होता है। मकसद क्या है, स्टोर करना फूड को, मटीरियल वगैरह को, फूड को नहीं सॉरी, पानी वगैरह को, ठीक है, सैप को खास तौर पर। और दूसरा मकसद क्या था, टगर प्रेशर को मेंटेन करना। टगर प्रेशर जो ऐसे करके प्रेशर पानी लगा, जब पानी इसके अंदर आ जाता है ना, तो वो पानी ऐसे करके प्रेशर लगाता है, उसको टगर प्रेशर कहते हैं। और उस टगर प्रेशर की वजह से पत्ते जो होते हैं ना वो मुरझाते नहीं हैं, पत्ते ऐसे तने हुए खड़े होते हैं। ठीक है। एंड पत्ता खड़ा है, मुरझाया क्यों नहीं है, उसकी स्टेम खड़ी हुई है, इसी वजह से, टगर प्रेशर की वजह से। और वो टगर प्रेशर वैक्यूल दे रहा है।
और दूसरा एनिमल सेल की बात करें जो हम हैं, तो हमारे अंदर क्या होता है, एनिमल सेल ऐसे करके होता है, तो उसके अंदर बिल्कुल छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं, कोई इतना बड़ा वैक्यूल नहीं होता। काफ़ी वैक्यूल हैं, न्यूमरस वैक्यूल, तादाद में बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सारे छोटे छोटे हैं, स्मॉलर हैं। लेकिन प्लांट सेल के पास एक ही वैक्यूल है, लेकिन वो बहुत बड़ा वैक्यूल है। तो ये इन दोनों के वैक्यूल में फ़र्क है। आगे उसने कहा व्हाट कुड हैपन इफ़ लाइसोसोमल एंजाइम स्टॉप वर्किंग प्रॉपर्ली, अगर लाइसोसोमल एंजाइम काम नहीं करते तो क्या हो जाएगा। तो आपको पता है लाइसोसोम क्या काम करते हैं, लाइसोसोम ने हमें पता है उनके अंदर एंजाइम्स होते हैं जिससे उन्होंने वेस्ट मटेरियल को डिग्रेड करना होता है, ख़त्म करना होता है। ठीक है, अब लाइसोसोम काम नहीं करेंगे तो जो वेस्ट मटेरियल है वो सेल के अंदर जमा होना शुरू हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, लाइसोसोम ने जो सेल के अंदर डैमेज ऑर्गेनेली थी, हमने टॉपिक में डिटेल से पढ़ा है। ठीक है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, उसको भी लाइसोसोम ने ख़त्म करना था। अब लाइसोसोम नहीं होगा सही तरीके से या लाइसोसोम काम नहीं कर रहा, तो वो जो डैमेज ऑर्गेनेली है वो भी सेल के अंदर जमा होना शुरू हो जाएगी। एक्यूमुलेट का मतलब होता है जमा होना, इकट्ठे होना शुरू हो जाना। ठीक है, दूसरा, ये बड़ी क्लासेस में जाके पढ़ेंगे, लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर होना शुरू हो जाते हैं। इसमें मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल लाइसोसोम है ना, इस तरह करके लाइसोसोम के अंदर आपको पता है इतने ज़्यादा एंजाइम्स होते हैं, कोई एक एंजाइम भी अगर ना हो ना तो हमारे सेल के अंदर, मिसाल के तौर पर मेरा सेल है, अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़े लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर के बारे में बताऊँ, ये सेल है, मेरे सेल के अंदर ना मेरे सेल ने ग्लाइकोजन को स्टोर किया हुआ था। ठीक है, अब ग्लाइकोजन को वक्त आने पे सेल ने कहा था मैं डिग्रेड कर दूंगा, ख़त्म, उसको दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दूंगा जब ज़रूरत होगी। लेकिन और ये सारे एंजाइम ना लाइसोसोम के अंदर होते हैं। अगर लाइसोसोम सही तरीके से काम नहीं कर रहा, उसको वो एंजाइम सही तरीके से काम नहीं कर रहा, तो वो एंजाइम इसको नहीं तोड़ेगा, ग्लाइकोजन को, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में नहीं टूटेगी, तो ग्लाइकोजन सेल के अंदर जमा होती रहेगी, तो फ़ायदा नहीं है ना उसके जमा होने का। तो इसलिए कहते हैं स्टोरेज डिसऑर्डर, स्टोरेज हुई जा रही है उसकी, तो ये लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अगर लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम है वो सही तरीके से काम ना करें। आगे वो कहते हैं कि वाई आर द क्रिस्टी इंपॉर्टेंट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, क्रिस्टी इतने क्यों इंपॉर्टेंट है। पहली बात है क्रिस्टी होते हैं कि आपने पढ़ा, डिटेल में हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया वाले चैप्टर टॉपिक में ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया कैसे करके स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, और इस तरह करके इनर मेम्ब्रेन होती है, ये जो इनर मेम्ब्रेन है ना, इसके ये जो बनी हुई है प्रोजेक्ट, ये इसको क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, मकसद क्या है क्रिस्टी का, ताकि सरफेस एरिया बढ़े। ठीक है, क्योंकि ये देखो अगर इसको आप खोलो ना, ये अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है इतनी बड़ी बन जाएगी, तो इतनी बड़ी मेम्ब्रेन अंदर पूरी नहीं आ रही थी, तो अल्लाह ताला ने इसको फोल्ड कर दिया ताकि वो अंदर पूरी आ जाए, और उसका बड़ा होना भी लाजमी था ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा जगह होगी ज़्यादा काम होगा। ठीक है, तो इसलिए क्रिस्टी का क्या मकसद होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज़ करना। किसका, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर वाली मेम्ब्रेन है ना, अंदर वाली मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया इंक्रीज़ करना। सरफेस एरिया इंक्रीज़ करने का मतलब है ज़्यादा जगह मुहैया करना। ठीक है, मकसद क्या है, रेस्पिरेशन हो, रेस्पिरेशन आपको पता है क्या होता है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो होता है उसको तोड़ा जाता है और उससे एटीपी बनती है, और सेल की दुनिया में तो सारा काम ही एटीपी से होता है। हम एटीपी वाले चैप्टर में आगे जो बायो एनर्जेटिक्स वाला चैप्टर उसमें डिटेल में पढ़ चुके हैं। और इन्हांसिंग द एटीपी प्रोडक्शन, जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, ज़्यादा काम होगा, ज़्यादा ग्लूकोज टूटेगा, ज़्यादा एटीपी बनेगी, तो सेल ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा। भाई एटीपी तो चाहिए सारे काम करने के लिए। ठीक हो गया, तो इसलिए क्रिस्टी ज़रूरी थे। अगर वो कहते हैं कि क्रोमेटिन और क्रोमोसोम कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, आपको पता है आम हालात में ये जो सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जो सारा जेनेटिक मटेरियल होता है वो आम हालात में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की सूरत में होता है, जिसको क्रोमेटिन कहते हैं। ये बात मैंने आपको न्यूक्लियस वाले टॉपिक में डिटेल से पढ़ाई। ये देखें, वही बात उन्होंने लिखी हुई है कि आमतौर पर जो सेल के अंदर न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल होता है ना उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो ये हम डिटेल में मैं आपको इस टॉपिक में पढ़ा चुकी हूँ। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर थ्रेड लाइक मटेरियल होता है, धागे की तरह, जिसको क्रोमेटिन कहते हैं। आम हालात में क्रोमेटिन पड़ा होता है। ठीक है, और क्रोमेटिन में डीएनए होता है और प्रोटीन होता है। लेकिन जब सेल ने इरादा किया कि मैं डिवाइड करना चाहता हूँ, अब मैं अपनी 1 से 2 सेल बनाना चाहता हूँ, तो फिर वही क्रोमेटिन मटेरियल जो थ्रेड लाइक 2 धागे की सूरत में मौजूद था वो सुकड़ जाएगा, मतलब कंडेंस हो जाएगा, सुकड़ जाएगा, और सुकड़ के वो क्रोमोसोम की शक्ल ले लेगा। ठीक है, तो जब डिवाइड करेगा सेल तब क्रोमोसोम, और जब डिवाइड नहीं करेगा आम हालात में पड़ा होगा तब क्रोमेटिन। तो ये दोनों में फ़र्क है, तो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देना है। ठीक हो गया, ये बात हो गई। उसके बाद उन्होंने अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच टाइप ऑफ सेल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग नर्व सिग्नल। नर्व सिग्नल आपको पता है कौन भेजता है, न्यूरॉन सेल भेजता है नर्व सिग्नल। ये हमने पढ़ा, न्यूरॉन वाले टॉपिक में हमने डिटेल से पढ़ा है। देखें, ये देखें, ये न्यूरॉन का टॉपिक आ गया। इसमें हमने पढ़ा कि जो नर्व सिग्नल्स हैं, नर्व इम्पल्सिस हैं, वो कौन ट्रांसमिट करता है, वो न्यूरॉन्स करते हैं, या इनको नर्व सेल भी कहते हैं, वो करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन उन्होंने क्या लिखा हुआ है, व्हाट डू मेसोफिल सेल्स डू इन प्लांट लीव। मेसोफिल सेल क्या काम करते हैं, आपको पता है मेसोफिल सेल पौधे के अंदर जो होते हैं
फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। देखें, दे आर स्पेशलाइज फोटोसिंथेसिस, इन्होंने फोटोसिंथेसिस करनी है। इसका ये आंसर आ जाएगा। अंदर से उन्होंने दिया हुआ है। अगर आपने हर टॉपिक डिटेल से पढ़ा है तो कोई चीज़ आपको नहीं रोक सकती आंसर देने में। वो कहते हैं स्टेम सेल को आप कैसे डिफाइन करेंगे। सिंपल बात है, स्टेम सेल को लिखें। ये देखें, स्टेम सेल की यहाँ से लेके यहाँ तक आप डेफिनेशन लिखें, और डेफिनेशन लिखने के बाद आपने एग्जांपल ज़रूर देनी है। हर जो डेफिनेशन है ना उसकी एग्जांपल ज़रूर दें, क्योंकि मेरे भी जब बोर्ड के पेपर हुए थे मैंने हर एक एग्जांपल ज़रूर दी थी, जिसकी वजह से मतलब उन्होंने बहुत एग्जामिनर इंप्रेस होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्टेम सेल प्रेजेंट इन स्किन हेल्प इन वुंड हीलिंग, स्टेम सेल प्रेजेंट इन लीवर हेल्प टू रिपेयर आफ्टर डैमेज। तो ये एग्जांपल ज़रूर आपने देनी है हर डेफिनेशन के बाद। ठीक है, नई एग्जांपल लिखी हुई अपने से बना लें, लेकिन लिखे ज़रूर। वो कहते हैं केमिकल कंपाउंड बताएं जो बना रहे हैं। सेल मेम्ब्रेन को कौन कौन बना रहा है आपको पता है। सेल मेम्ब्रेन की हमने लाइन पढ़ी, सेल मेम्ब्रेन में लिखा हुआ था क्या, सेल मेम्ब्रेन इज़ कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, लिपिड, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो ये तीन चीज़ें सेल मेम्ब्रेन को बना रही हैं, तो ये तीनों चीज़ें आपने लिख देनी है। फिर आगे फंजाई की सेल वॉल किस चीज़ से बनी हुई है, काइटिन से मिलकर बनी हुई है। प्लांट की सेल वॉल किससे मिलकर बनी हुई है, ये देखें फंजाई की सेल वॉल, ये देखें मैं आपको दिखाऊँ बुक में कहाँ लिखा हुआ है। ये भी एक देखें, सेल वॉल फंजाई काइटिन से मिलकर बनी हुई है, वही बात उन्होंने आगे पूछ ली। फिर आगे वो कह रहा है प्लांट की सेल वॉल। अब प्लांट की सेल वॉल तो तीन होती हैं भाई, प्राइमरी वॉल, मिडल लैमेला, सेकेंडरी वॉल। तो ये मैंने आपको नीचे निमोनिक बना के दी थी, तो आपने ये लिख देनी है। प्राइमरी सेल वॉल पीसी, पैक्टिन सेलुलोज हेमी सेलुलोज से मिलकर बनी हुई है। सेकेंडरी किससे मिलकर बनी हुई है, लिग्निन और सेलुलोज से। और मिडल लैमेला मैग्नीशियम, पैक्टिन, कैल्शियम। तो इस तरह आप जब डिटेल से आंसर देंगे ना तो खुश होगा कि इसको देखो पता है कितना। बैक्टीरियल सेल वॉल आपको पता है पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर बनी हुई है, ये भी उन्होंने यही लिखा हुआ है। देखें, बैक्टीरिया को ना प्रोकैरियोट्स भी कहते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ये पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर बनी हुई है, वही बात। आगे राइबोसोम किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं, अभी हम बार बार डिटेल में पढ़ के आए, आरएनए और प्रोटीन से। आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। क्रोमोसोम का भी अभी हम पढ़ गए हैं, डीएनए होता है और प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन होती है। ठीक है, ये देखें क्रोमोसोम के बारे में उन्होंने लिखा हुआ था। ये तो सेंट्रियोल्स है, यहीं पर मैं आपको दिखा दूँ। ये क्रोमोसोम किस चीज़ से मिलकर बने हुए हैं, डीएनए एंड प्रोटीन। और ये प्रोटीन खासतौर पे हिस्टोन प्रोटीन होती है, उसको उन्होंने यहाँ पे नाम नहीं लिखा हुआ, तो आप भी ना लिखें। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा है कि इन पार्ट को आपने लेबल करना है। ये लेबलिंग वाले बोर्ड में क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन अगर आते भी हैं तो मैंने आपको डिटेल्स कराए हुए हैं, आपने आराम से इनको लेबल कर देना है। ठीक है, अब वो इन आंसर को डिटेल में आपने देना है। कैसे, वो कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बताएं सेल मेम्ब्रेन का। तो सिंपल बात है, ये देखें, ये सेल मेम्ब्रेन का टॉपिक निकालें और ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे डिटेल्स लिख देना आपने। फिर लॉन्ग क्वेश्चन है ना, उसके बाद उन्होंने कहा स्ट्रक्चर और फंक्शन बताएं सेल वॉल का। तो आपने सेल वॉल में हमने सारा डिटेल में पढ़ा। ये देखें, ये सेल वॉल का स्टार्ट में स्ट्रक्चर था, ठीक है, और इधर ही फंक्शन लिखा हुआ है सेल वॉल का। तो ये सारा आपने पूरा टॉपिक याद करना है। कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस वाला सारा टॉपिक डिटेल्स है। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोपोर्स होते हैं, क्रोमेटिन होता है, सब कुछ डिटेल में। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। इसी तरीके से लाइसोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अपने डिटेल में टॉपिक पढ़ा हुआ है, सब कुछ वही डिटेल में पूरा टॉपिक लिख देना है। गोल्जी कम्प्लेक्स के बारे में बताएं, वही इसकी फॉर्मेशन कैसी हुई, फंक्शन क्या है इसका, हमने डिटेल में टॉपिक में पढ़ा हुआ है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये भी मैंने डिटेल में आपको बताया हुआ है। टर्गर प्रेशर कैसे डेवलप होता है प्लांट सेल में, ये भी हमने डिटेल में इसमें वैक्यूल वाले टॉपिक में पढ़ा है। देखें, ये देखें टर्गर प्रेशर कैसे डेवलप होता है, मैंने आपको डिटेल में बताया क्यों टर्गर प्रेशर डेवलप होता है, मकसद क्या है, ये सब कुछ आपने ना, ये इसका आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। तो ये टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, आपने इसको पढ़ लेना है और अच्छे से याद कर लेना है। ठीक हो गया। इसके अलावा लेकिन ज़रूरी नहीं है बोर्ड वाले आपको यही शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन दे, वो अपने से अंदर से भी बना के देते हैं। ठीक है, एनी 4 डिफरेंस बताएं प्लांट्स और एनिमल सेल के दरमियान में। बहुत आसान है, ये देखें, ये तो इन्होंने खुद टेबल बना के आपको दिया हुआ है प्लांट्स और एनिमल सेल के दरमियान में डिफरेंस का। ठीक है, ये देखें एनिमल प्लांट सेल के दरमियान में ये डिफरेंस है, तो ये 4 डिफरेंस आपने बता देने हैं। ठीक हो गया। फिर वो कहते हैं कंसेप्ट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर बताएं एंड हाउ इट अप्लाइज इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, गिव एटलीस्ट 3 एग्जांपल। डिवीजन ऑफ लेबर वाला टॉपिक वही, ये मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया डिवीजन ऑफ लेबर, ये देखें। ठीक है, ये आपने अच्छे से कर लेना है। ये और उन्होंने कहा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बताएं, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में यहाँ से बात शुरू हो रही है, तो ये सारा बता देना है आपको कि कैसे कैसे काम चलता है। ठीक हो गया। उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन पूछा, ये सेल स्पेशलाइजेशन, सेल स्पेशलाइजेशन पे उन्होंने पूछा है नोट। तो इसमें आपको सारे सेल्स की स्पेशलाइजेशन लिखनी पड़ेगी, मेसोफिल सेल, एपिडर्मल सेल, मसल सेल, न्यूरॉन्स, रेड ब्लड सेल, लीवर सेल, क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा प्लांट सेल का बताएं या एनिमल सेल का बताएं, तो आपको दोनों का बताना पड़ेगा। ठीक हो गया। इसके अलावा उन्होंने फिर आगे पूछा है, ये 2 क्वेश्चन उन्होंने थोड़े वो कॉन्सेप्चुअल दिए हुए हैं। क्या है, वो कहते हैं व्हाट इम्पैक्ट माइट माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन और एब्सेंस हैव ऑन अदर ऑर्गेनेलीज एबिलिटी टू ऑपरेट इन अ सेल। यानी कि वो कह रहे हैं कि अगर
अगर माइटोकॉन्ड्रिया डिसफंक्शन हो जाता है, ख़राब हो जाता है सेल के अंदर, या एब्सेंस या मौजूद ही नहीं है सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, तो क्या असर पड़ेगा बाकी दूसरी ऑर्गेनेलीज पे जो सेल में काम कर रही हैं। ठीक है, ये उन्होंने क्वेश्चन पूछा। अब आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया का क्या मकसद होता है, ये देखें, ये मैंने इसका आंसर आपके लिए डिटेल से लिखा हुआ है। ये अच्छा, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, इसके बारे में आपको पता है, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, पावर हाउस का क्या मकसद है, पहले माइटोकॉन्ड्रिया का थोड़ा मकसद बताया ना, माइटोकॉन्ड्रिया करता क्या है, ताकि उसकी अहमियत पता चले कि इतना अहम है ये। माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या करना है, एटीपी प्रोड्यूस करनी होती है सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस के ज़रिए से, ये हमने पढ़ा। ठीक है, अगर माइटोकॉन्ड्रिया वो कहते हैं डिसफंक्शन हो जाए, ख़राब हो जाए, या एब्सेंट या मौजूद ही ना हो, तो क्या होगा। पहली बात देखो, माइटोकॉन्ड्रिया ये सेल है, सेल के अंदर आपने पढ़ा इस तरह का माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ऐसा होता है ना। इस माइटोकॉन्ड्रिया ने एटीपी बनानी होती है। अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी नहीं बनाता, एटीपी तो दुनिया की सेल की दुनिया में हर काम जो होता है वो एटीपी की मदद से होता है। ठीक है, सेल की दुनिया में कोई भी काम करना है, लाइक गोल्जी एपरेटस आपको पता है क्या काम करता है, पैकिंग करता है, उसने पैकिंग करनी है, उसको एटीपी चाहिए। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, राइबोसोम है ना उसके ऊपर, उसने प्रोटीन बनानी है, उसको एटीपी चाहिए। तो हर एक काम करने के लिए तो आपको एटीपी चाहिए। ठीक है, तो जब तक एटीपी मौजूद नहीं होगी, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, तो एटीपी नहीं बनेगी। जब एटीपी नहीं बनेगी तो कोई ऑर्गेनेली दूसरा कोई काम ही नहीं कर सकता ना। अदर ऑर्गेनेलीज वो कहता है, जैसे कि गोल्जी हो गया, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, लाइसोसोम हो गए, क्योंकि लाइसोसोम जो है ना उसके अंदर इंजाइम है। इंजाइम ने क्या करना है, वेस्ट मटेरियल को ब्रेक डाउन करना है। कोई भी सेल के अंदर आता है, कोई डैमेज ऑर्गेनेली होगी, उसको ब्रेक डाउन करना है, वो भी एटीपी की मदद से। हर काम में एटीपी चाहिए भाई। ठीक है, तो वो कहते हैं कि अगर एटीपी नहीं होगी तो अदर ऑर्गेनेलीज जो हैं वुड नॉट गेट इनफ एनर्जी, उनको इतनी एनर्जी नहीं मिलेगी टू परफॉर्म देयर फंक्शन, कि वो अपने काम कर सकें। तो ना ये अपने काम कर सकेगा, ना ये काम कर सकेगा, ना ये काम कर सकेगा। इसी तरीके से आगे उन्होंने कहा प्रोसेस, सारे प्रोसेस रुक जाएंगे। जैसा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम था प्रोटीन बनाना, वो नहीं बनेगी। ट्रांसपोर्ट करना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम था, आपको याद है हमने पढ़ा, डिटॉक्सिफिकेशन उसका काम है। ठीक है, लाइसोसोम का क्या काम है, वेस्ट को रिमूव करना। कोई भी काम नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हर काम तो सेल की दुनिया में एटीपी से होता है। जब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, एटीपी नहीं बन रही, तो कोई काम नहीं होगा, हर काम स्लो डाउन, आहिस्ता आहिस्ता होगा या रुक ही जाएगा बिल्कुल। और सेल इस तरह बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा, फेल हो जाएगा, नाकाम हो जाएगा, इवन डाई, मर भी जाएगा सेल। सेल की डेथ हो जाएगी अगर माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर नहीं होगा। तो इतना अहम है। दूसरा उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि what may happen if the coordination between the ribosome and the nucleus were to fail। ठीक है, वो पूछ रहा है, उसका क्वेश्चन क्या है, मैं आपको पहले ये समझा दूँ। ये सेल है, ठीक है, सेल के अंदर आपको पता है ये न्यूक्लियस होता है और बाई राइबोसोम पड़े होते हैं ऐसे करके। तो ये जो न्यूक्लियस है और राइबोसोम है, इनके दरमियान में कोऑर्डिनेशन चल रही होती है, मिलके काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर ये मिलके काम ना करें तो क्या होगा, इसका बताना है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने आपको अगले बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर है, उसमें हमने डिटेल से इस बारे में पढ़ा हुआ है। ठीक है, आप आगे जाएंगे तो आपको डिटेल समझ आ जाएगा। उन्होंने उस क्वेश्चन को थोड़ा यहाँ पे रिलेट कर दिया है, वहाँ उस वाले चैप्टर के कॉन्सेप्ट को। इसमें कॉन्सेप्ट ये होता है कि न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है डीएनए पड़ा होता है। ठीक है, अब ये डीएनए आपने याद रखना है बादशाह, ये बादशाह जो है ना, ये इसकी सल्तनत है, पूरा इसका किंगडम है। ठीक है, इसने अपने किंगडम से, अपनी सल्तनत से बाहर नहीं जाना, अपने अंदर ही रहना है भाई। बादशाह क्यों बाहर जाए। ठीक है, अब ये जो बादशाह होता है ना, बादशाह सलामत, इसने जब अपना पैगाम बाहर पहुँचाना है ना, यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर, ये सारा साइटोप्लाज्म है ना, साइटोप्लाज्म के अंदर जब इसने अपना पैगाम पहुँचाना है तो इसने अपने वजीर के ज़रिए से पैगाम पहुँचाना है। इसका वजीर है मैसेंजर आरएनए। ठीक है, ये मैसेंजर आरएनए के ज़रिए से, जो कि इसका वजीर है, इसने उसको कहना है भाई तुम बाहर जाओ और जाके मेरा पैगाम दो। क्या पैगाम है, प्रोटीन बनानी होती है। ठीक है, डीएनए ने प्रोटीन बनवानी होती है। इसने कहना है मैं खुद तो भाई बादशाह हूँ, मैं तो बाहर नहीं जाऊँगा। मैसेंजर आरएनए, ठीक है, तुम मेरे नौकर हो, तुम मेरे वजीर हो, तुम जाओ बाहर जाके पैगाम दो और बाहर जाके बताओ उन्हें कैसे प्रोटीन बननी है। ठीक है, तो ये बाहर जाएगा जो कि वजीर है। ठीक है, इसने बाहर आना है और आके यहाँ पे ना अब मजदूर मौजूद होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। ये मैंने उस चैप्टर में डिटेल में आपको कॉन्सेप्ट दिया है। ये राइबोसोम ना मजदूर है, लेकिन पढ़े लिखे मजदूर हैं। इनको पता होता है कि ये ना पढ़े लिखे मजदूर हैं, अनपढ़ मजदूर नहीं है। इन्होंने क्या करना है, ये जो मैसेंजर आरएनए आएगा इनको बताएगा। ठीक है, इनको इन्फॉर्मेशन देगा, इनको समझ आ जाएगी, इन्होंने उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक प्रोटीन बनाना शुरू कर देनी है। इस तरीके से सेल के अंदर प्रोटीन बनती है। सही है, अगर इन दोनों के दरम्यान में कोऑर्डिनेशन ख़त्म हो गई तो वो प्रोटीन नहीं बनेगी। वो प्रोटीन तो बहुत अहम है, सेल के अंदर हर काम ही तो प्रोटीन से हो रहा है। ठीक है, जिस तरह के आप चैप्टर नंबर आगे इंजाइम वाले चैप्टर में जाके पढ़ेंगे डिटेल में कि सारे इंजाइम प्रोटीन होते हैं, और अगर इंजाइम नहीं होते तो सेल काम ही नहीं करेगा, आपकी दुनिया आपकी बॉडी काम नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि एक रिएक्शन जो आपकी बॉडी
अगर एंजाइम के बगैर करती है तो हज़ारों साल लग जाते हैं। एंजाइम होगा तो वो रिएक्शन मिनटों में, सेकंडों में हो जाएगा। हज़ारों साल तो हमारी ज़िंदगी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए वो एंजाइम, वो एंजाइम सारे प्रोटीन्स हैं, उन प्रोटीन को बनाने के लिए इन दोनों के दरमियान में कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है। वो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि अगर वो कोऑर्डिनेशन इन दोनों के दरमियान में ना हो तो क्या होगा, क्या होगा। वही बात मैंने आपको सारा ये कॉन्सेप्ट समझा दिया, पढ़ लेते हैं। वो कहते हैं जो न्यूक्लियस होता है ना, उसके अंदर डीएनए है, ठीक। और ये जो डीएनए, ये बादशाह है, इसके पास तो सारी इंस्ट्रक्शन है, इसने तो सारी हदायत देनी है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन के बनाने के लिए। और राइबोसोम बड़े लिखे नौकर हैं, वो इस इंस्ट्रक्शन को इस्तेमाल करते हैं टू मेक प्रोटीन, और प्रोटीन बना देते हैं। अगर ये कोऑर्डिनेशन नहीं होती, कोऑर्डिनेशन अगर फेल हो जाती है तो क्या होगा, राइबोसोम विल नॉट रिसीव करेक्ट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। अगर राइबोसोम, ये जो राइबोसोम है, इनके ये जो पढ़े लिखे मजदूर हैं, ठीक है, इनके पास सही जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से आनी थी वो नहीं आएगी, ठीक है। जब सही इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी तो ये बेचारे जो इन्होंने प्रोटीन बनानी थी वो गलत प्रोटीन बनाएंगे, इनकरेक्ट, ख़राब या नॉन फंक्शनल या ऐसी प्रोटीन बनेगी जो काम ही नहीं करेगी, ठीक है। जब प्रोटीन नहीं बनेगी तो मैल फंक्शनिंग ऑफ द एंजाइम्स विल बी मेड। मैल फंक्शनिंग एंजाइम, ख़राब एंजाइम बनेंगे। मैल का मतलब होता है ख़राब, ठीक है। मैल मीन्स बैड, मैल हमेशा बैड, ठीक है। मैल फंक्शनिंग, ख़राब फंक्शन वाले एंजाइम बनेंगे, वो एंजाइम से ही काम ही नहीं करेंगे। इसके अलावा आपको पता है कि जो सेल की जो बॉडी की तरह मेम्ब्रेन है, सेल की मेम्ब्रेन में हमने कॉम्पोजिशन में पढ़ा था, इसकी कॉम्पोजिशन क्या थी, 3 चीज़ें थी, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट। तो जब प्रोटीन नहीं बन रही तो वो प्रोटीन ही तो इसको जाके बनाना था, इस सेल मेम्ब्रेन को। तो सेल मेम्ब्रेन की प्रोटीन ही बनेगी तो सेल का स्ट्रक्चर सारा तबाह हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, इवन सेल डेथ, इवन सेल मर जाएगा। तो इतनी इंपॉर्टेंट है इन दोनों के दरमियान में कोऑर्डिनेशन। तो इस तरह उन्होंने ये चैप्टर नंबर 3 को इस तरह हमने डिटेल में पढ़ लिया। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करें कि आपको कैसे हमारे लेक्चर लग रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।